हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। और जैसा आप सभी को पता है, हर संडे हम एक आर्मी का मॉडल पेपर डिस्कस करते हैं और ये हमारा मॉडल पेपर नंबर 16 है। इससे पहले 15 पूरे कंप्लीट मॉडल पेपर अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा तो उनको प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आज भी हम फिर से पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग चारों की चारों सेक्शन इंक्लूड किए हैं। राइट। तो आज मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ फिर से 40 प्लस का। और देखिएगा, ये आपका एक कंप्लीट पेपर हो रहा है जैसे आपके एग्जाम में पेपर आएगा। तो मैं आप सबसे यही बोलूंगा कि आपको कॉपी पेन लेकर भी बैठना है, क्योंकि लास्ट में हम मैथ और रीजनिंग भी सोल्व करेंगे, जिसके अंदर आपको कॉपी पेन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिएगा, जो जीके और साइंस है उसको हम फटाफट से सोल्व कर लेंगे, क्योंकि फिर मैंने मैथ भी आपको सोल्व करवाना है। हमारा मैथ का भी टेस्ट चलेगा, तो वहाँ पर मैं थोड़ा स्लो सोल्व कराऊंगा। राइट। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, भाग 1 सामान्य ज्ञान का। जल्दी से आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, और कॉपी पेन प्लीज़ आपको साथ में लेकर बैठना है, क्योंकि ये कोई लेक्चर वीडियो नहीं है, ये आपका एक कंप्लीट मॉडल पेपर है। पहला प्रश्न है, हॉकी के जादूगर के नाम से कौन जाने जाते हैं। ऑप्शन सारे आपके सामने स्क्रीन पर हैं। यदि आपको समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। पहले प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जिन्होंने भी ऑप्शन डी दिया है उन सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने, ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर कुश्ती। तो देखिएगा, जिन्होंने भी ऑप्शन डी दिया है क्रिकेट, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। जीके और साइंस हम फटाफट से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने स्क्रीन पर, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। जल्दी से भाई, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो यहाँ पर जिन्होंने भी ऑप्शन ए आंसर दिया है तेलुगु, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने स्क्रीन पर, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर दो भाई। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो क्या ऑप्शन बी सभी ने सही आंसर दिया है। मगहर, जो कि वाराणसी में पड़ता है, वहां पर संत कबीर का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था। जल्दी से आंसर दीजिएगा। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था। तो क्या ऑप्शन बी सभी ने आंसर दिया है। आंसर मैच करते चले जाना है भाई आपको। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, आंध्र प्रदेश। राइट। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है। कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो भाई अरुणाचल प्रदेश आप सभी को पता है, यह एक संघ शासित प्रदेश नहीं है, यह एक राज्य है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा जी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, देखिएगा फटाफट से और आंसर मैच कीजिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। हाँ जी, फटाफट से आंसर देना है। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और आपको ये क्वेश्चन उंगलियों पर रटा हुआ होना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। जल्दी से आंसर देना है आपको। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न का आंसर जो भी ऑप्शन बी दे रहे हैं इलाहाबाद, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको मैच करना है, सड़कों की कुल लंबाई के हिसाब से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, दूसरा स्थान है सड़कों की लंबाई में भारत का पूरे विश्व में। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, भारत पर आक्रमण करने वाले
किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीटेड है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको ईरान का नेपोलियन बोलते हैं? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा नादिर शाह। नादिर शाह। क्या सभी ने सही आंसर दिया है? उम्मीद करूंगा दिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 11 है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राष्ट्रीय उद्यान का नाम है भाई कान्हा। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, भारत के उपराष्ट्रपति व राज्यसभा के सभापति कौन है? बताइएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, वो राज्य के सभापति भी होते हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी वेंकैया नायडू। क्या सभी ने सही आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन पर है, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 24 मार्च को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, पंचतंत्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जल्दी से आंसर देना है भाई आपको। पंचतंत्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर होगा क्या इसका? ऑप्शन बी होगा विष्णु शर्मा। क्या सभी ने सही आंसर दिया है? और ये पुस्तक आपके एग्जाम में कई बार आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 15 है और हमारा भाग 1 जो है उसका अंतिम प्रश्न है। इसके बाद हमारा भाग 2 यानी कि सामान्य विज्ञान शुरू होने वाला है। किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित हैं? जल्दी से आंसर दीजिएगा, किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित हैं? तो क्या ऑप्शन सी आप सभी ने सही आंसर दिया है बैडमिंटन? यदि बैडमिंटन चूज किया है तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो आप सेक्शन वाइज भी अपना स्कोर देख सकते हैं कि इन 15 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। राइट, तो भाग 2 शुरू करते हैं सामान्य विज्ञान। और देखिएगा ये आपका मॉडल पेपर हो रहा है, ठीक है, ये कोई लेक्चर वीडियो नहीं है। आपको यह वीडियो कंप्लीट देखना है जी। मैथ का सॉल्यूशन भी आपको करना है, रीजनिंग भी करना है और आपको सभी प्रश्नों का आंसर बताना है कि आपके कुल 50 में से कितने सही हो रहे हैं, ठीक है भाई। और देखो यहाँ पे जिन्होंने अभी तक यह वीडियो लाइक नहीं किया है, पहले वीडियो को लाइक कर दो भाई। सबसे पहला काम आपको इस वीडियो को लाइक करना है। उसके बाद अगर आप नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 16 है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी होगा ज्योति। फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। आंसर मैच करते जाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? जल्दी से आंसर दे दो भाई इसका फटाफट से। इसका राइट आंसर जो भी ऑप्शन ए दे रहे हैं द्रव्यमान, उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने स्क्रीन पर है, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। आज ऑप्शन नहीं बोल रहा हूं क्योंकि वीडियो वैसे भी लंबा होगा, अभी हम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? जल्दी से आंसर दे दो भाई इसका फटाफट से। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो क्या आप सभी ने ऑप्शन सी पृष्ठ तनाव चूज किया है? यदि आप सभी ने ऑप्शन सी चूज किया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण ये होता है जी संवहन विधि द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने, सभी विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका प्रयोग किया जाता है? जल्दी से, सभी विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में प्राश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी दिया है उन सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 22 मैच करेंगे इसी के साथ, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो आंसर क्या होगा भाई इसका? यहाँ पे
ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, परावर्तन। परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? जल्दी से आंसर दे दो भाई इसका। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यह अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो किसने की थी भाई? तो ये की थी मैक्सवेल ने। ऑप्शन डी जो है यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किसके कारण थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है? बहुत आसान प्रश्न है भाई, इसका आंसर आपको दे देना है फटाफट से। और इसका जो भी आंसर ऑप्शन सी को चूज कर रहे हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। और देखिएगा हर संडे आपका ये मॉडल पेपर होता है, इसमें फ़ायदा आप ही का है भाई। आपको एग्ज़ाम से पहले जितनी भी गलतियां करनी होती है आप यहाँ पे मॉडल पेपर में करो, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम में आपको सारे क्वेश्चन ठीक करने हैं भाई। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट भी पूछे जाएंगे और इनडायरेक्टली भी पूछे जाएंगे। तो आपको यह मॉडल पेपर कंप्लीट लगाना है। जितनी गलतियाँ करनी है आपको यहाँ पे मॉडल पेपर में करनी है, एग्ज़ाम से पहले अभी करनी है। एग्ज़ाम टाइम में कोई भी गलती नहीं करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपको फिर से बता दूं कि जिन्होंने अभी तक आर्मी जीडी के हमारे 10 + 4 14 मॉडल पेपर नहीं खरीदे तो वो इसको जरूर परचेस कर लेना। मात्र 30 रुपये के आप ही के लिए मैंने ये मॉडल टेस्ट पेपर तैयार किए हैं। 7560064101 पे आपको फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम द्वारा पेमेंट करके इसी नंबर पे आपको उसका पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है, ठीक है? आपको ये 14 मॉडल पेपर आपको 1 मिनट के अंदर अंदर मिल जाएंगे, साथ में इनका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। यदि कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दो भाई, डायोप्टर से क्या नापा जाता है? डायोप्टर में क्या मापा जाता है? आंसर फटाफट से। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? फटाफट से आंसर दो भाई, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी आना चाहिए सभी का भाई, 7 रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? जल्दी से आंसर देना है आप सभी को, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो यहाँ पे जो भी आंसर दे रहे हैं ऑप्शन बी उत्तल लेंस, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? फटाफट से इसका भी आंसर दे दो, बहुत बार रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन और इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेटिना पर मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पे और भाग 2 का लास्ट प्रश्न है, इसके बाद भाग 3 हमारा गणित स्टार्ट होने वाला है। यदि कोई वस्तु दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? क्वेश्चन दोबारा से, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसको कौन सा दोष होता है? तो उसको होता है भाई निकट दृष्टि दोष। है तो निकट दृष्टि दोष, पर इसमें क्या होता है, पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। तो यहाँ पर भाग 2 और भाग 1 दोनों कंप्लीट होते हैं। अब भाग 3 शुरू करने जा रहे हैं हम यहाँ पे गणित का प्रश्न, ठीक है भाई। और देखो यहाँ से जो है कुछ स्टूडेंट वापस चले जाते हैं, यहाँ तक वीडियो देख के कंप्लीट कर देते हैं। तो मैं आपसे एक ही प्रश्न पूछना चाहूँगा कि क्या आप पेपर देने जाओगे वहाँ पर भी आप सिर्फ भाग 1 और भाग 2 करके आ जाओगे? क्या वहाँ पर आप पूरा पेपर अटैम्प्ट नहीं करोगे? तो यहाँ पर भी अटैम्प्ट करो ना, आपकी प्रैक्टिस के लिए ये वीडियो बनाया है। कितनी मेहनत से आपके लिए वीडियो प्रिपेयर करते हैं, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस हो सके। जितने ज़्यादा मॉडल पेपर लगाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उसमें आप ही का फ़ायदा है, ठीक है। बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम से पहले आपको जितनी गलतियाँ करनी है कर लो, जम के प्रैक्टिस कर लो।
तो ये वीडियो आप पूरा कंप्लीट देखेंगे भाई, और कॉपी पेन आपको लेकर बैठना है, ठीक है, ताकि आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएँ और आपको एग्ज़ाम वाली फीलिंग लेनी है जहाँ से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसका आंसर दो भाई, इसका आंसर लो। पहले से ही बहुत सारे स्टूडेंट का आ चुका है कि 14 के वर्ग का सही मान क्या होगा। भाई 14 का स्क्वायर बताना है, इसका सही मान क्या होगा। तो 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196 होता है। क्या ऑप्शन बी सभी ने सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने, ये रहा 731 गुणा 752 प्लस 692 प्लस 482 के मान का इकाई का अंक क्या होगा। आप देखो भाई, इकाई का अंक निकालना है तो आपको सिर्फ इकाई के जो अंक से ही मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इकाई के अंक गुणा करेंगे, 2 एकम 2, क्योंकि बीच में गुणा का साइन है तो यहाँ पे 2 आ गया। अब मैं प्लस का साइन है तो आपको प्लस लगा देना है। 2 और 2 कितने होंगे, सिर्फ इकाई का अंक आपको देखना होता है। 2 और 2 हो जाएंगे 4, और इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इकाई के अंक को जोड़ने से हमारा 6 बन रहा है, इसको सोल्व करने से। तो ऑप्शन सी 6 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी का आंसर बिल्कुल सही है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने। एक राशि चक्रविधि ब्याज पर 4 वर्षों में 6 गुणा हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह 216 गुणा हो जाएगी। और देखिए ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक लगभग फिक्स रहता है, ठीक है। किसी ना किसी एग्जाम में आपके आर्मी में आ जाता है ये घूम फिर कर इस टाइप का क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि देखो कोई राशि 4 वर्षों में कितनी हो रही है भाई, 6 गुणा हो रही है, तो कितने वर्षों में यह 216 गुणा हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको जो इनका बेस है वो सेम कर लेना है, ठीक है। जैसे ये 6 की पावर 1 रहेगा क्योंकि ये 6 है, और ये 216 क्या है, इसका हम बेस सेम कर लेंगे तो ये 6 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है भाई। इन दोनों का क्या हो गया, बेस सेम हो गया। आपको क्वेश्चन ऐसा ही देगा जिसके अंदर आप बेस को सेम कर पाएंगे, राइट। अब देखो इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है कि न्यू पावर, ध्यान रखिएगा, न्यू पावर अपॉन में ओल्ड पावर, ठीक है, और गुणा करेंगे हम किससे, ओल्ड टाइम से, ओल्ड टाइम से, ठीक है भाई। तो ये चीज आपको ध्यान रहेगी। अब मैं इसको सोल्व करके बता देता हूं फटाफट से, तो यहां पर बने रहिएगा वीडियो में। तो देखिएगा यहाँ पे हमने क्या किया है, न्यू पावर हमारी आई है 3, तो आपको इस 3 को लेना है। ओल्ड पावर हमारी 1 है तो 1 नीचे आएगा। ओल्ड टाइम हमारा कितना है, 4 वर्ष है, तो इसको 4 से गुणा कर दो। यहाँ पे 12 वर्ष जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, राइट। आप इस क्वेश्चन को मन मन में भी कर सकते थे, ठीक है भाई। आपको पता लग गया कि ये 6 की पावर 1 है, ये 6 की पावर 3 है, 3 को ही आपको 4 से गुणा करना है और 12 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आपको अगर ये तरीका पता है तो आप क्वेश्चन को देखते भी सोल्व कर सकते हो अपने माइंड में ही कैलकुलेशन करके, इस टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। उम्मीद करूंगा सभी ने सही आंसर दिया होगा। 34 आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सोल्व कीजिएगा भाई कॉपी पेन लेकर। अब क्योंकि मैं सभी को लेकर चल रहा हूं इसलिए मैं तो थोड़ा स्लो ही सोल्व कराऊंगा, है ना, ताकि अदर स्टूडेंट जो नए हैं या फिर जो अभी अभी तैयारी कर रहे हैं उनको समझ में आ सके। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, यदि इसके आधार का व्यास 3.5 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपको सिंपल सी बात है, बेलन के आयतन का सूत्र पता होना चाहिए, जो कि होता है पाई r/2h, राइट। तो देखो भाई पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। अब यहाँ पे r आया है आपका, और देखो व्यास आपको दे रखा है 3.5, कुछ लोग यहाँ पे व्यास ही लिख देंगे 3.5, जो कि गलत हो जाएगा। व्यास जो है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी कि यहाँ पे 3.5 जो है इसके नीचे हम 2 लिख देंगे। इसको अगर हम 2 से भाग कर देंगे तो ये आधा हो जाएगा, यानी कि ये क्या बन जाएगी, त्रिज्या बन जाएगी। समझ में आया सभी को। तो देखो भाई त्रिज्या बन जाएगी, यहाँ पे मैं 35 लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ,
ऊपर का पॉइंट का नीचे 10 आ गया और गुणा 2 आ गया नीचे। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई, त्रिज्या बन गई। क्या सभी लोग समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे r का स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दो भाई। ठीक है, कुछ लोग स्क्वायर करने बैठेंगे, स्क्वायर मत करना, इसको 2 बार लिख दो, राइट। और h हमको दे रखा है 16 सेंटीमीटर, गुणा में आप क्या कर दो 16 लिख दो, बस। इसको सोल्व करेंगे और आपका आंसर आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। तो सोल्व भी मैं करके दिखाऊंगा। 7 पंजे कितना होता है भाई, 35 होता है। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10, और 2 से आपका इसको कैंसिल कर दो 11 बार में। ठीक है जी, आप देखो यहाँ पे 2 से कैंसिल करेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कैंसिल करूंगा मैं, 2 चौके 8। ठीक है भाई, 2 पंजे 10, यहाँ पे करेंगे 2 दूनी 4, और 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 सत्ते 35। तो 11 सत्ते कितना हो गया, 77 हो गया। 77 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 77 को 2 से गुणा करने पर 154 आ जाएगा। तो 154 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी वाला। उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के लिए बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था और हल्की सी आपको कैलकुलेशन इसमें दे रखी थी। ऑप्शन डी, जिन्होंने भी 154 घन सेंटीमीटर दिया है, सभी का आंसर बिल्कुल सही है जी। क्वेश्चन नंबर 35, फटाफट से आंसर दीजिएगा कि 35, 39, 46, 27 तथा x का औसत 38 है, तो x का मान क्या होगा? आप देखो, औसत आपको पता होना चाहिए, औसत क्या होता है? औसत होता है सभी संख्याओं का जोड़। ठीक है भाई, नीचे आपका आता है कुल संख्या, कुल संख्या। तो संख्याओं आपके सामने ये दे रखी हैं, इनका जोड़ करके जितनी संख्या है उससे भाग करेंगे तो आपका औसत आ जाएगा। समझ में आई बात? हमको निकालना है x का मान। तो पहले आप कॉपी पेन लेकर खुद सॉल्व करो, जिनको नहीं आता वो ये सॉल्यूशन को देखेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनको यहाँ पे जोड़ने जा रहा हूँ। ठीक है भाई, तो देखो भाई, मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूँगा कि 7 और 6 कितना हो गया, 13 और 1 14। ठीक है भाई, 14 और 9 23, 23 और 5 कितने हो गए यहाँ पे 28, 28 का 8, हासिल 2, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15, और 15 और 3 18, यानी कि 188। और ये भी x जो है ये भी जुड़ेगा, प्लस x। ये हो गया हमारा ऊपर संख्याओं का जोड़। अब 1 2 3 4 5 6 टोटल संख्याएं दे रखी है आपको 6। अब देखो ऊपर देखो क्या बना है, संख्याओं को जोड़, नीचे कुल संख्या। तो ये क्या हो गया, हमारा औसत बन गया। और औसत हमको कितना दे रखा है, 38 दे रखा है जी। समझ में आई बात? अब ये 6 जो है यहाँ जाके 38 में गुणा हो जाएगा, तो मैं क्यों ना डायरेक्ट यहाँ पे 6 को 38 से गुणा ही कर दूं। ठीक है भाई, यहाँ पे मैं क्यों ना डायरेक्ट 38 को 6 से गुणा कर दूं। तो गुणा करने पे हमारा क्या बनेगा, 188 प्लस x बराबर 8 छिक 48, हासिल 4, 6 तिया 18 और 4 22। ठीक है जी, तो यहाँ पे बन गया 228। अब सिंपल सी बात है, ये 188 इधर जाके 228 में माइनस हो जाएगा और आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो x बराबर यहाँ पे 188 लिख लो भाई, इसको माइनस करेंगे तो 0, 12 में से 8 गए 4, तो यहाँ पे x की वैल्यू 40 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या ऑप्शन बी सभी का आंसर सही है? यदि आप सभी ने ऑप्शन बी आंसर दिया है तो आप सभी का आंसर सही है भाई। ठीक है जी, उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें भी बस हल्की सी कैलकुलेशन थी। और कैलकुलेशन देख के क्या करो, आप कैलकुलेशन 1-2 अक्षर गलत कर देते हो और वो भी आपको ऑप्शन में मिल जाता है भाई आंसर, तो वही टिक करके आओगे पेपर में फिर, है ना। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा आपके सामने। देखिएगा कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 30% कम है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? फटाफट से सोल्व कीजिएगा, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। तो देखो भाई, क्रय मूल्य होता है यानी कि कॉस्ट प्राइस, जिसको हम सीपी लिखते हैं। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, जिसको हम एसपी लिखते हैं। तो देखो भाई, सारा खेल अगर प्रतिशत में है तो हम प्रतिशत में 100 भी मान सकते हैं, है ना। कि यदि विक्रय मूल्य मैं 100 मान लूं तो क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य से 30% कम है, तो क्रय मूल्य फिर 70 हो जाएगा, क्योंकि ये तो विक्रय मूल्य से 30% कम है भाई। सभी को समझ में आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पे आपको सीधा ही सोल्व कर देना है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो 70 रुपए की चीज है, 100 रुपए में बेच दी,
लाभ कितने का हुआ है, 30 रुपए का लाभ हुआ है। लाभ गुणा 100 और बटे में क्या होता है, क्रय मूल्य आएगा जो कि 70 होता है। ये होता है आपका प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। क्या सभी को पता था? लाभ गुणा 100 भाग करेंगे हम किससे, क्रय मूल्य से। तो इसको सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जीरो से आपकी जीरो कट गई। अब देखो 7 चौके 28, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, यहां से आपको पता लग गया कि 7 चौके 28, शुरू में आपका 4 आ रहा है, किसी भी ऑप्शन में 4 आपको दिया ही नहीं है। समझ में आई बात? तो ऑप्शन बी ही सी ही आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसके अंदर 42.86 आपको दे रखा है, ठीक है। अगर आप सोल्व करेंगे तब भी आपका यही आंसर आएगा कि 4 एकम 4 सॉरी 7 चौके 28 2 0, ठीक है भाई। 7 दूनी 14 पॉइंट, आपका आंसर वही आने वाला है अगर आप सोल्व करेंगे, इसलिए मैं पूरा सोल्व करके नहीं बताने वाला। ऑप्शन सी आपका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो एग्जाम में ऐसी स्मार्ट अप्रोच भी लगा लिया करो थोड़ी बहुत, ठीक है, कि आपको पता लग गया आपका आंसर 4 है, 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो एक बार ऑप्शन की तरफ नजर मार लो कि हाँ भाई ऑप्शन तो कोई है ही नहीं 4 से, एक ही ऑप्शन 4 से है, उसको आंसर टिक करो और आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 37, ए बी से 25% कम है तो 2b माइनस ए अपॉन ए का मान ज्ञात करो। करो जी फटाफट से सोल्व, इसको जल्दी से सोल्व करना है आपको, ज्यादा समय लेना नहीं है। तो मैं बढ़ता हूं इसके सॉल्यूशन पे। देखो यहां पे मैं लिख दिया ए और यहां पे मैंने लिख दिया बी। समझना चीज को ध्यान से, इसको थोड़ा इधर करते हैं, ठीक है। यहां पे ए है भाई और यहां पे आपका बी है। ए बी से 25% कम है कि यदि बी 100 है तो ए कितना होगा, 75 होगा। ए बी से 25% कम है, समझ में आ रहा है ना। अब इसका आप रेशो बना लो भाई आसान करने के लिए। 25 तिया 75 और 25 चौके कितना हो गया, 100 हो गया भाई। यानी कि ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 4 है। समझ में आ गई सभी को? यहां पे पुट कर दो सीधा। तो देखो बी की वैल्यू 4 है, यहां पे 4 रखूंगा तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। माइनस ए की वैल्यू 3 है तो यहां पे 3 आएगा। भाग हम किससे करेंगे, ए से। ए की वैल्यू कितनी है जी, 3 है। तो सोल्व करेंगे यहाँ पे 5/3 जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या ऑप्शन ए सभी ने सही आंसर दिया है? आंसर मैच कर लेना जी। क्वेश्चन नंबर 38 है आपके सामने कि यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। फटाफट से सोल्व करना है आपको क्वेश्चन, बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। तो देखिए वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, ठीक है, यानी कि भुजा गुणा भुजा। और जो वर्ग का विकर्ण होता है उसका फॉर्मूला होता है √2a। अब देखो √2a ये वर्ग का विकर्ण है भाई, और इसका विकर्ण आपको कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। तो ये √2 यहां से हटेगा, यहां पे नीचे आ जाएगा √2। तो यानी कि जो आपके पास a आ गया वो 14√2 आ गया। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आपको a का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि ये जो 14√2 आया है इसका आपको क्या करना है, सभी का स्क्वायर कर देना है। समझ में आया सभी को? तो नीचे देखो भाई 14 का स्क्वायर हो गया 196, है ना, और यहाँ पे √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। बस 196/2 इसको कैंसिल करो, 2 निम 18 2 अट्ठे 16, 98। ऑप्शन सी करेक्ट होगा आंसर 98। उम्मीद करूंगा सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक वस्तु को 20% की छूट देने के पश्चात 5360 में बेचा गया, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, यानी कि वस्तु का मार्क प्राइस क्या है। तो देखो भाई अंकित मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुणा 100, और यहाँ पे आपको छूट दे रखी है तो क्या होगा, 100 माइनस डिस्काउंट होगा, ठीक है भाई। अगर प्रॉफिट होता तो 100 प्लस प्रॉफिट होता। अब देखो इसको यहाँ पे आपको सोल्व करना है, बस कुछ नहीं करना। एसपी हमारा कितना है, 5360 है, गुणा हम 100 करेंगे, और देखो 20% की छूट दे रहा है। अगर हम 100 माइनस 20 करेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, 80 लिखेंगे। क्या इतना सभी को समझ में आ रहा है? अब इसको सोल्व करेंगे, देखो
20 चौके 80 और 20 पंजे कितना हो गया यहाँ पे 100 हो गया। ठीक है जी। अब देखो 4 से कैंसिल करो, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 0, यानी कि 1340 को अगर हम 5 से गुणा कर देंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो गुणा करते हैं भाई, सबसे लास्ट में 0 आएगी, 5 चौके 20, हासिल 2, 5 तिया 15, 15 और 2 कितना हो गया 17, हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, 6700 जो है गुणा करने पे आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। क्या ऑप्शन ए सभी का सही है? जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए दिया है उन सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आंसर मैच करते चले जाना है भाई। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है कि बी ए से 20% अधिक है तथा सी बी से 25% अधिक है। यदि सी 330 है तो ए का मान क्या होगा? जल्दी से सोल्व करो भाई इसका आंसर कॉपी पेन लेके, और जिनको नहीं आता वो इस सॉल्यूशन को देखो। यहां पर मैंने लिख दिया ए, बी और सी। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि बी ए से 20% अधिक है। आपको बी को 100 मानना है। ठीक है, बी ए से सॉरी अगर ए 100 होगा तो बी क्या है भाई, ए से 20% अधिक है, तो बी की वैल्यू 120 हो जाएगी। क्या सभी को समझ में आया है? अगले लाइन में बोला है कि सी बी से 25% अधिक है। अब बी की वैल्यू 120 है, इसका 25% निकाल के आपको यहाँ पे जोड़ देना है, तो सी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि सी जो है वो बी से 25% अधिक है। तो देखो 120 का अगर हम 25% निकालेंगे तो 12 दूनी 24 और 6 30 बनेगा भाई यहाँ पे। ठीक है ना, तो 30 आप इसमें जोड़ दो। सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 150 है। सी की वैल्यू कितनी आ गई? 150 आ गई। क्या सभी को समझ में आया है? अब प्रश्न में बोल रहा है कि सी 150 ना हो के कितना है? 330 है, तो ए का मान ज्ञात करो। तो देखो भाई, जो 150 है इसकी वैल्यू हमको कितनी दे रखी है? 330 दे रखी है ना। ए का मान ज्ञात करना है, यानी कि आपको 100 का मान ज्ञात करना है। सीधी सी बात है। तो ये 150 का आपको सीधा भाग में लिख लो भाई। ठीक है, ए का मान निकालना है तो गुणा में आपको 100 भी कर देना है। ठीक है, तो गुणा में 100 करने की बजाय मैं यहाँ पे सीधा 2 जीरो और लगा देता हूँ, बात तो एक ही हो गई। सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट गई, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और यहाँ पे आपका 0 बचेगा। तो 220 जिन्होंने भी आंसर दिया है ऑप्शन बी, उन सभी का आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही है। राइट। और देखिएगा, जिन्होंने भी अभी तक ये सेशन लाइक नहीं किया है यहाँ तक पहुँचने के बाद भी, उनको बोलूँगा कि आप ये सेक्शन प्लीज़ लाइक कर दें। फ्री में ऐसे वीडियो मत देकर जाया करो, एक लाइक तो आपको चाहिए है, लाइक आपको देकर ही जाना है। ठीक है भाई, इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है आपको एकदम आपके आर्मी एग्जाम्स रिलेवेंट, तो आपको वीडियो को लाइक करना है। यदि कोई नए हैं तो उनको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अभी बता दूं, जो लोग इसका PDF बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं इस वीडियो का, और हमारी जितनी भी यूट्यूब पे वीडियोज़ होती हैं उन सभी का PDF मैं बिल्कुल फ्री में देता हूँ। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे इसका PDF आपको शाम को मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। ठीक है भाई, अगर लिंक से कभी कभी ज्वाइन नहीं होता तो आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं, हमारे चैनल का नाम शुभम ई क्लासेस। 41 क्वेश्चन का आंसर देना है। देखो भाई, एक विद्यालय के 50 शिक्षकों की औसत आयु 66 वर्ष है तथा दूसरे विद्यालय के 60 शिक्षकों की औसत आयु 55 वर्ष है। दोनों विद्यार्थियों के शिक्षकों को मिलाकर औसत आयु ज्ञात करो। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे कि पहली लाइन में बोल रहा है कि 50 शिक्षकों की औसत आयु 66 वर्ष है, कि यदि मैं 50 को 66 से गुणा कर दूं तो यहां पर जो आएगा वो क्या आएगा? कुल शिक्षकों की आयु आ जाएगी, टोटल आयु आ जाएगी। तो गुणा कीजिए, 5 छीके 30, हासिल 3, 5 छीके 30 और 3 33, तो 3300 यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है कि 60 शिक्षकों की औसत आयु भाई 55 वर्ष है, तो इसको भी गुणा कर दो। 6 पंजे कितना होगा यहाँ पे? सबसे लास्ट में 0 आएगी पहले। 6 पंजे 30, हासिल 3, 6 पंजे 30 और 3 और जोड़ देंगे तो यहाँ पर भी 3300 बन गया। यानी कि अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो टोटल हमारा 6600 बन रहा है। ठीक है भाई, क्या बोला गया कि दोनों विद्यालयों के शिक्षकों को मिलाकर औसत आयु क्या होगी? तो देखो भाई, दोनों की जो मैंने कुल आयु यहाँ पर जोड़ी है
वो कितनी बनी है, वो बनी है 6600। 6600 बनी है ना। अब देखो कुल जोड़ और नीचे कुल संख्या, आपका औसत निकल जाएगा। शिक्षक कितने हैं कुल, यहाँ पर देखो जहाँ पर मैं ये मार्क कर रहा हूँ 50 और 60, टोटल शिक्षक जो है वो आपके सामने 110 हैं। अगर हम इनको जोड़ेंगे, बस कैंसिल कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट गई, 11 छिके 66, 60 वर्ष जो है वो सभी शिक्षकों की औसत आयु आ जाएगी। तो ऑप्शन बी क्या सभी ने सही आंसर दिया है, 60 वर्ष करेक्ट है जी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है 8 के पहले 4 धनात्मक गुणों का औसत ज्ञात करो। ठीक है भाई, ये गुणजों का औसत है, ध्यान रखना। तो ऐसे प्रश्न मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूं और यहां पर तो आपसे सिर्फ 4 ही धनात्मक गुणक पूछे हैं। तो आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो कि पहला 8 है, दूसरा 16 है, तीसरा 24 है, चौथा 32 है ना। आप इनको जोड़ के 4 से भाग करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो एक तरीका मैंने आपको बताया है कि यदि कभी लंबी संख्याएं दे दी, अगर आपको बोल दे 8 के प्रथम 8 गुणजों का औसत, 10 गुणजों का औसत, तब जोड़ने में प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो आपको एक तरीका बताया है कि ऐसे प्रश्नों में हमेशा जो अंतर है वो समान रहता है। सभी में अंतर 8-8 का आ रहा है ना, कि जब भी किसी सीरीज में अंतर समान हो और उसका औसत निकालना हो तो पहली संख्या और लास्ट की जो संख्या है इसको आपको जोड़ देना है और 2 से भाग कर देना है। 32 और 8 को हम जोड़ेंगे, कितना हो गया, 40 हो गया। 2 से भाग करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, यहाँ पे 20 आंसर आएगा। ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43 पे। किसी आयतकार बगीचे की लंबाई तथा चौड़ाई 12 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। बहुत आसान प्रश्न है, इसको आपको बिना कॉपी पेन के ही कर लेना था कि आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। लंबाई आपको 12 दे रखी है, चौड़ाई आपको 9 दे रखी है, तो आंसर आपका यहाँ से आ गया 12 निम्न 108। ऑप्शन डी जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, आंसर आप उम्मीद करूंगा मैच कर रहे होंगे, है ना। 44 है एक किताब के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 3:4 है, लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो भाई, क्रय मूल्य सीपी, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। क्रय मूल्य आपको 4 दे रखा है, विक्रय मूल्य आपको 3 दे रखा है। ठीक है जी। तो देखो 4 की वस्तु अगर हम 3 में बेचेंगे तो हमको हानि होगी, पहली चीज तो ये कन्फर्म हो गई। हानि कितने की हुई है भाई, 1 की हानि हुई है, इनका डिफरेंस 1 का है, 1 की हानि हुई है। तो हानि गुणा 100, नीचे हमारा क्या आएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। ये क्या होता है भाई, ये होता है लॉस प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला कि हानि गुणा 100 अपॉन में क्रय मूल्य। तो कैंसिल करोगे यहाँ पे कितना आएगा, 25% लॉस। तो आंसर आपका ऑप्शन बी होगा सही, 25% की हानि, राइट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45 पे कि यदि एक व्यक्ति 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक कार चला रहा है तो 1620 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। यहाँ पे आपसे बोला है कितना समय लगेगा, और टाइम क्या होता है भाई, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर समय दे रखा है घंटों में, दूरी आपको दे रखी है किलोमीटर में। तो जो हमारा समय होगा मीटर प्रति सेकंड में दिया है, इसको आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बदल लेना है। तो किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए हम 30 को क्या करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे। क्या ये सभी को पता है कि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए हम 18/5 से गुणा करते हैं। तो इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं ना, 3 एकम 5 एकम 5 और 5 6 30, तो 18 गुणा 6 आपका यहाँ पे बन गया। ठीक है भाई। अब देखो डिस्टेंस आपको दे रखा कितना, 1620। ठीक है, दूरी स्पीड हमारी कितनी आई है, 18 गुणा 6 आई है। आप चाहें तो गुणा कर लो, यदि गुणा में समय बचाना चाहते हो तो आप इसको ऐसे लिख लो डायरेक्ट, है ना, बात एक ही बनेगी। आप यहाँ से कैंसिल कर दो, किससे कैंसिल करेंगे, 18 से कैंसिल करेंगे, 18 निम्न 162, 90 आ गया। 6 से कैंसिल कर दो, 15 6 90। तो 15 घंटे जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है।
तो गाइज यहाँ पे हमारा भाग 3 गणित भी कंप्लीट होता है। यदि आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आगे 5 प्रश्न भी आपको कंप्लीट देखने हैं ताकि आपका मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाए। फटाफट से आंसर दीजिएगा 46 नंबर क्वेश्चन का कि सुस्ती अगर संबंधित है सतर्कता से तो शांति कैसे संबंधित होगी। तो आपको दिखाई दे रहा है ये उल्टा है, एक होता है सुस्त बंदा और एक बंदा होता है अलर्ट यानी कि सतर्क, तो ये अपोजिट है। तो यहाँ पे शांति है तो इसका अपोजिट आपको देना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कोलाहल, जिसका मतलब होता है शोरगुल। ठीक है जी, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, इसका उल्टा ये होगा। 47 क्वेश्चन का आंसर फटाफट से दे दो भाई, इसका आंसर क्या है। तो देखो इसका आंसर आपको ऐसे निकलेगा कि 22 से पहले क्या आता है, 21 आता है, और आपको 21 का स्क्वायर यानी कि वर्ग दिया है 441। समझ में आ रहा है बात। 13 से पहले क्या आता है भाई, 12 आता है, 12 का स्क्वायर कर दो कितना आएगा 144। ये आपका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 48 है आपके सामने, 2, 37, 82, 137 आगे आएगा क्या, ये आपको बताना है। तो देखिएगा 2, 37, 82, 137 आगे आपको बताना है, ठीक है ना। देखो 2 और 37 में कितने का अंतर है भाई, 35 का अंतर है। 37 और 82 में कितने का अंतर है ये आपको देख लेना है। इसमें से अगर मैं 37 घटा दूं तो 12 में से 5 गए 7, यहाँ पे 45 का अंतर है भाई। 82 से लेके 135 के बीच में कितने का अंतर होगा, 55 का अंतर होगा। समझ में आई बात। तो 35, 45, 55 आगे अंतर आएगा आपका 65 का। तो यानी कि 135 में आपको 137 है भाई, यहाँ पे 137 में आपको 65 जोड़ देना है और आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आई क्या सीरीज बन रही है। तो यहाँ पे जोड़ दो फिर, 137 में आपको 65 जोड़ देना है, 7 और 5 12, ठीक है भाई, 7 और 3 10, 202। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा फटाफट से, विषम शब्द छांटे। छांटो जी विषम शब्द, आपका आंसर क्या होगा। तो आप समय ले सकते हैं, यदि आपको समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, मैं यहाँ पे आंसर आपको फटाफट से बताने जा रहा हूँ। तो देखो 6 और 2 8, 8 और 4 12, इनको जोड़ने पे 12 बन रहा है, ठीक है जी। 7 और 3 10, 10 और 4 14, इनको जोड़ने पे 14 बन रहा है। 8 और 6 16, 16 और 6 कितना हो रहा है भाई, 22 हो रहा है, ठीक है। 7 और 3 10 और 10 और 1 11, यहाँ पर जोड़ने पे 11 बन रहा है। तो यानी कि जो तीनों संख्या है ऊपर वाली ये क्या है भाई, सम संख्या है, ठीक है। ये जो 11 है ये विषम संख्या है, ओड नंबर है, तो ऑप्शन डी इनमें सबसे डिफरेंस है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। इसमें आपका ये वाला लॉजिक फॉलो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 है और आज का लास्ट प्रश्न है, और इस प्रश्न के बाद मुझे आप सभी का कमेंट बॉक्स में स्कोर चाहिए कि आपका स्कोर कितना हुआ है भाई, ठीक है। और ये इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। आपका कोई फ्रेंड आर्मी जीडी की तैयारी कर रहा है तो उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपनी प्रैक्टिस कर सके। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50, बताओ भाई यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है। तो देखो कितनी सिंपल सीरीज है, यहाँ पे 2 का अंतर है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1 का अंतर है, माफी चाहूंगा थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। देखो 1 3 4 5 7, ये आपको 2 डैश दे रखे हैं, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे 2 डैश दिए हुए हैं आपको। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ना आपकी 2 सीरीज फॉलो हो रही है। पहले 1 से बन रहा है 4, ठीक है, 2 और 3 आपका गायब कर दिया, फिर 4 से बन रहा है आपका 7, यानी कि 5 और 6 आपका गायब कर दिया, ठीक है भाई। तो 7 से आपका यहाँ पे क्या बनेगा, फिर यहाँ पे आपका बनेगा 8 और 9 गायब करने के बाद 10। समझ में आई बात आपको। एक सीरीज तो आपकी ये बन रही है नीचे वाली। अब ऊपर वाले देखो भाई, 3 से 3 + 2 5, 5 + 2 कितना होगा, यहाँ पे 7 होगा। तो यहाँ पे आपकी ऐसे सीरीज फॉलो हो रही है 2, तो 7 और 10 आपका करेक्ट आंसर होगा भाई ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो सकती होगी, ठीक है भाई। तो ये थे आपके पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर आर्मी जीडी का। बताइएगा कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा और आपको यह वीडियो पसंद आया है या नहीं आया है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किस अच्छे टॉपिक के साथ। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे ये मॉडल पेपर नहीं खरीदे हैं, ये बनाए हैं ये आप ही के लिए हैं भाई, ठीक है।
मैं अपनी वीडियो में अपने मॉडल पेपर की तो प्रमोशन कर ही सकता हूँ ना, इसमें किसी को कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और आप ही के लिए मैंने मिनिमम ओनली 30 रुपीज़ रखा है, तो ये आपको लेना है जिन्होंने नहीं लिया भाई, ठीक है। अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।